हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने परागण वाला पार्ट पूरा किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ छोटे टॉपिक्स हैं वो अपन कवर करते हैं, जैसे परागकण, स्त्री केसर, संकर्षण। परागकण, स्त्री केसर संकर्षण या पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आकर बैठे तो पराग नलिका का निर्माण हो जाए। भाई पराग नलिका का निर्माण तब होगा ना जब वो परागकण उसी पादप का, उसी जाति के पादप, मतलब वो जैसे आम का पादप है तो आम के पादप में जो पुष्प है, जो परागकण है, वहां से निकलकर किसी दूसरे आम के पादप के वर्तिकाग्र पर बैठेंगे जाके तो ही परागकण कहलाएगा ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पादप का परागकण किसी दूसरे पादप, कोई दूसरी जाति के पादप के स्त्री केसर पर जाकर बैठ जाए, तो क्या इससे भी निषेचन होगा? इसमें फिर निषेचन नहीं होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है और ये नीचे है अंडाशय। अब मान लीजिए यहां पे परागकण आकर गिरा। अब होता क्या है कि जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र और परागकण के बीच में कुछ बातचीत होती है, कुछ डायलॉग होते हैं। ठीक है, और डायलॉग मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मुंह जमानी बातें हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण होता है जो कि वर्तिकाग्र द्वारा देखा जाता है। अब ये वर्तिकाग्र जो केमिकल, जो रासायनिक पदार्थ स्त्रवित करेगा, उसमें मेन होता है बोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये इसके साथ कुछ परस्परिक क्रियाएं होती हैं और अगर इसको सही लगता है तो फिर यहां से पराग नलिका का निर्माण होता है, नहीं तो पराग नलिका का निर्माण रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं है कि हर परागण सही रूप से हो, ठीक है, या हर परागण में पराग नलिका का निर्माण हो। पराग नलिका का निर्माण वर्तिकाग्र और पराग के बीच होने वाले, जो उनके बीच की बातचीत है, जो उनके बीच की रासायनिक क्रियाएं हैं, उन पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक होता है तो पराग नलिका का निर्माण होता है और उसके बाद फिर निषेचन होता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं होता है ठीक तो फिर पराग नलिका का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं परागकण, स्त्री केसर, संकर्षण के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं पराग जनन का अध्ययन। मतलब जो पराग कण है उसमें जो आगे की चीजें होती हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। देखिए इसके लिए एक विधि बताई गई है और उस विधि में क्या होता है कि हमने क्या किया, एक कांच की पट्टी ली। ठीक है, इस कांच की पट्टी पर अपन ने कुछ पराग कणों को छिड़क दिया। कुछ भी हो सकते हैं, किसी पादप के, मटर पादप के परागकण ले लिए, चना पादप के परागकण ले लिए, ठीक है, या क्रोटेलेरिया पादप के परागकण ले लिए। तो हमने परागकण को यहां पे डाल दिया, हमने यहां पे परागकण को छिड़क दिया कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, अब इसके बाद हमने इन पर एक बूंद डाली इनके ऊपर। वो एक बूंद काहे की थी? वो एक बूंद थी 10% शर्करा की, और साथ में बोरिक अम्ल भी मिला हुआ था और कुछ और भी खनिज तत्व जो इसके लिए जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह डाला गया, आयोनिसिटॉल डाला गया। ठीक है, और या तो अपन इसमें उल्टा भी बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने कांच की पट्टी में कुछ बूंद रखी, कुछ बूंद काहे की रखी, 10% शर्करा की, उसमें साथ में बोरिक अम्ल मिला हुआ था और कैल्शियम कुछ चीजें मात्रा में मिला हुआ था। तो ऐसा घोल बनाकर अपन ने उसका कुछ पार्ट अपन ने कांच की पट्टी में डाल दिया।
अब कांच की पट्टी में डाल दिया और इसके ऊपर अपन ने फिर कुछ पादप के परागकणों को छिड़का और हमने इसको 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 15 से 30 मिनट तक हमने इसको छोड़ दिया। 15 से 30 मिनट छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि जो परागकण है, जैसे ये परागकण है तो यहां से पराग नलिका का निर्माण शुरू हो जाता है। मतलब हमें यहां पे पराग नलिका बनते हुए दिख जाती है। ठीक है, हम इसको मतलब बहुत कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो ये होता है पराग जनन का अध्ययन। चलिए मैं इसको फिर से बताता हूं। इसमें जो जरूरी पॉइंट है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने एक घोल तैयार किया जिसमें 10% शर्करा थी, शुगर थी, और उसके साथ साथ फिर कुछ और भी चीजें जैसे कैल्शियम हो गया और बोरिक अम्ल हो गया, ये सब उस घोल में मिला दिया अपन ने। उसकी अपन ने एक दो बूंद अपन ने कांच की पट्टी में रखी और फिर अपन ने कुछ पराग कणों को छिड़क दिया। कुछ पराग कणों का छिड़काव किया, जैसे मटर पादप के परागकण हो गया, चना पादप के परागकण हो गया, हिबिस्कस के हो गए, क्रोटेलेरिया के हो गए, और इनको रखने के बाद हमने उसको 15 से 30 मिनट तक छोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। शर्करा का घोल कितना होना चाहिए, कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना रखने के बाद अगर हम कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है पराग जनन का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट करते हैं कृत्रिम संकरण, जिसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कृत्रिम संकरण और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये तब किया जाता है जब हमें पादप की कुछ अच्छी किस्में चाहिए होती हैं। देखिए, निषेचन वैसे तो अपने आप ही होता है, पर परागण की बात करें तो स्वपरागण और परपरागण ये दो प्रकार के अपन ने पढ़े, और सजात पुष्पी परागण भी अपन ने पढ़ा। अब हम चाहते हैं कि कोई एक परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आए या कोई एक परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में ना आए, तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक पादप है, उसमें कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं, और एक दूसरा पादप है उसी जाति का, सेम वैसे ही पादप, उसमें कुछ विशेषताओं की कमी है, कुछ लक्षणों की कमी है। अगर हम चाहते हैं कि पहले वाले के पास जो लक्षण हैं वो दूसरे वाले पादप में भी आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले के परागकणों को निकालेंगे और उन परागकणों को दूसरे वाले पादप के वर्तिकाग्र पर जाके छिड़क देंगे। मतलब वर्तिकाग्र को परागकणों के, मतलब परागकण और वर्तिकाग्र को आपस में संपर्क में ले आएंगे। पर यहां पे परागकण पहले वाले हो गए, पहले वाले पादप से, और वर्तिकाग्र दूसरे वाले पादप का हो गया। ठीक है, मतलब ये हम जानबूझकर करा रहे हैं, और जो वहां पे नेचुरल तरीके से हो रहा है उसको हम रोक रहे हैं। ये बताया समझ में आपको? अब ये जो हमने जानबूझ के प्रक्रिया कराई है, इसको हम कहेंगे कृत्रिम संकरण, क्योंकि हम अपनी मर्जी से आने वाला पादप चाह रहे हैं। अब कृत्रिम संकरण के लिए जो दो तरीके अपनाए जाते हैं, पहला होता है विपुंसन, जिसको अपन कहते हैं इमैस्कुलेशन, और दूसरा होता है बैगिंग, जिसको अपन कहते हैं बोरा वस्त्रावरण। ठीक है, अब समझिएगा दोनों में मतलब क्या होता है, इसको आप अपने वर्ड्स में ही लिखिएगा। सिंपल है, आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, विपुंसन का मतलब होता है कि जैसे एक मादा पादप है, ठीक है, मादा पादप मतलब फीमेल फ्लावर उसमें जाता है, पर अगर उस मादा पादप में द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं,
मुख्यतः उसमें फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर ज़्यादा हैं, पर पुष्प द्विलिंगी हो गया तो उस अवस्था में वहाँ पे परागकोश भी होगा और वर्तिकाग्र यानी अंडाशय वाला भाग भी होगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे उस पे द्विलिंगी पुष्प में जैसे ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, और यहां पे परागकोश है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस परागकोश को हटा देंगे। या तो हम उसको हटा सकते हैं और या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक चिमटी के रूप में उसको पैक कर सकते हैं। मतलब हमने उसको ढक दिया, कवर कर दिया, किसको, पराग कोश को, ठीक है। हमने पराग कोश को चिमटी से उसको बंद कर दिया, लगा दी उसके ऊपर चिमटी, ताकि उसके परागकण ना निकले, स्फुटन हो भी पर परागकण बाहर ना निकले। वैसे तो चिमटी लगानी हमने, स्फुटन भी नहीं होगा, ठीक है, पर अगर मान लीजिए कहीं पूरी तरह से उसको नहीं ढक पाए तो भी परागकण वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो ये होता है विपुंसन में। तो विपुंसन किसके लिए होता है, मादा पुष्प जो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए, ठीक है। और दूसरा है बैगिंग। हम बैगिंग में क्या करते हैं, बोरावस्त्रावन में क्या करते हैं, यहां पे एक हम पतला सा बटर पेपर लेते हैं और उस बटर पेपर से हम इसका वर्तिकाग्र वाला भाग ढक देते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया, परागकोश के ऊपर जो भी काम किया, परागकोश को हटाया या उसको हमने रोक दिया। दूसरा बोरावस्त्रावन में हमने क्या किया, हमने वर्तिकाग्र के साथ यहाँ पे चेंजेस किए और वर्तिकाग्र के ऊपर एक पतला सा बटर पेपर हमने उस पर लगा दिया। अब इससे क्या होगा, अब ये ऊपर वाला पार्ट तो ढक गया, परागकण अगर आएगा तो वो वर्तिकाग्र के संपर्क में तो नहीं आ पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो चाहा है, जिस पादप के परागकण हमें लगता है कि इसमें अच्छी विशेषताएं हैं, कुछ अच्छे लक्षण हैं, उन परागकणों को लेके आएंगे, यहां से बटर पेपर हटाएंगे और यहां पे रख देंगे, ले आएंगे। जिससे क्या होगा, अब आगे की प्रक्रिया होगी, क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा, पराग नलिका बनेगी। इसके आगे का प्रोसेस दोहरा निषेचन, त्रिक संलयन, फिर युग्मनज का निर्माण, बाकी सारी प्रक्रिया अब होने लगेगी। पर इससे हमको क्या फायदा हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि हम जो चाह रहे थे वो लक्षण हमें उस पादप की आने वाली संतति में मिलने लगते हैं। ये प्लस पॉइंट है, ये एक अच्छा तरीका होता है। तो अच्छी किस्म के पादपों की उत्पत्ति के लिए यह मेथड कराई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कृत्रिम संकरण के बारे में। चलिए अब अपन पढ़ते हैं प्लॉइडी के बारे में। प्लॉइडी ऐसा कोई टॉपिक हालांकि बुक में है नहीं, पर फिर भी इसके क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। इसको अपन कहते हैं गुणिता। गुणिता मतलब जैसे अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित, ऐसी को संरचनाएं, ठीक है। इनके लिए अपन एक पूरा एक टर्म यूज करते हैं प्लॉइडी। अगर ये आपने अच्छे से ध्यान कर लिया, आपको अगर बन रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, वो अगुणित होगा, द्विगुणित होगा या त्रिगुणित होगा, तो इससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, मतलब क्रोमोसोम का एक सेट, उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं अगुणित। 2 सेट होंगे तो द्विगुणित, 3 सेट होंगे तो त्रिगुणित, ठीक है। जैसे अगर मानव गुणसूत्र की बात करें अपन, तो मानव गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में यानी डिप्लॉइड कंडीशन में 46 होते हैं, 46 होते हैं, तो अपन वहां पे लिखते हैं 2n बराबर 46। पर यहां पे n अगर देखें तो 23 हो जाता है, ठीक है। तो अगुणित अवस्था में 23 हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ संरचनाओं के नाम याद कर रहे हैं कि किसमें कितनी प्लॉइडी होगी, किसमें कितनी गुणता होगी, वो अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा। तो इससे अपन को क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ संरचनाएं लिख रहा हूं। जैसे पहले मैं लिखता हूं अगुणित यानी हैप्लॉइड, इसके बाद द्विगुणित, डिप्लॉइड,
और त्रिगुणित, यानी ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब हमें इसमें संरचनाएं सोचनी है और इसमें इसके नाम लिखते जाने। वैसे कुछ तो आपको पता ही होंगी। अब जैसे मैं पहले बात करूं पराग कण, तो पराग कण जो होता है वो होता है अगुणित। नर युग्मक है, ये युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं अंडाणु, यानी एग जो होता है। और ये दोनों क्योंकि युग्मक है तो आपसे युग्मक का भी पूछ सकते हैं कि युग्मक जो होता है वो कैसा होता है, तो युग्मक जो है वो अगुणित होता है। फिर इसके बाद देखिए आपको ध्यान होगा, एक होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। भाई अगुणित मतलब एक सबसे आखिरी संरचना जिसमें और विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, और विभाजन नहीं हो सकता मतलब वो सबसे लास्ट स्टेज आ गई। परागकण में अपन ने देखा और विभाजन तो होता नहीं है, अंडाणु में अपन ने देखा और विभाजन तो होता नहीं है। मतलब युग्मक एक आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है, उसको अपन कहते हैं अगुणित। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कुछ संरचनाएं थी जिनमें बाद में भी विभाजन हुआ और उसके कारण लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। छोटी कौन सी हो गई? लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। ठीक है, तो यहां पे अगुणित जो हो जाएगा वो छोटा वाला हो जाएगा, यानी लघु बीजाणु। गुरु बीजाणु। अब लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु को बनाने वाली जो कोशिकाएं वो द्विगुणित हो जाएंगी क्योंकि वो बड़ी कोशिकाएं। तो मैं पहला लिख दे रहा हूं यहां पे द्विगुणित में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब देखिए जब परागकण होता है, परागकण मतलब क्या हो गया? अगुणित हो गया n। और फिर दूसरा अंडाणु होता है, अंडाणु क्या हो गया? n। और जब ये दोनों मिले तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? जो संरचना बनेगी उसको अपन कहेंगे 2n। ठीक है, ये हो गया 2n वाला, ये हो गया n वाला 2n n, और ये हो गया 3n वाला। तो ये जो संरचना बनती है इसको अपन क्या कहते हैं? ये युग्मनज कहलाता है। तो युग्मनज कैसा हो गया? द्विगुणित हो गया। इसके अलावा जो मेन कोशिकाएं होती हैं पादप की, जैसे मूल, तना, पत्तियां, पत्ती पर्ण, ये सब भी कैसे हो जाएंगी? द्विगुणित हो जाएंगी। इसके अलावा बीज पत्र, और भी संरचनाएं हैं इसमें। फिर बीजांड काय, जिसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड काय के बाद बीजांड व्रंत, ठीक है। अब अगर अपन भ्रूणपोष की बात करें, जैसे एक भ्रूणकोष जो है, ये एक भ्रूणकोष था, इसमें कोशिकाएं थी, ये थी सहायक कोशिकाएं 2, और बीच में जो थी वो अंड कोशिका थी। तो अंड कोशिका तो अपन ने लिख दिया। अब सहायक कोशिका जो है वो भी अगुणित होगी, और नीचे की तरफ जो 3 प्रतिव्यसान कोशिकाएं थी, ये प्रतिव्यसान कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल, ये भी अगुणित होंगी। तो यहां पे मैं अगला लिख दे रहा हूं, सहायक कोशिका,
फिर दूसरा प्रति व्यासांत कोशिका, तो सहायक कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका, ये भी अगुणित हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे अंदर की तरफ ध्रुवी केंद्रक था और इस ध्रुवी केंद्रक को एक आवरण कवर कर रहा था जिसे अपन ने केंद्रीय कोशिका कहा था, सेंट्रल सेल। ठीक है, शायद अगर नहीं बताया हो मैंने तो लिख लेना उसको आप। केंद्रीय कोशिका जो बीच वाला भाग, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है भ्रूण कोश की, उसे अपन केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो क्योंकि केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवी केंद्रक थे तो केंद्रीय कोशिका द्विगुणित हो गई। अब यहां पे जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश एम्ब्रियो से एक भी डिप्लॉयड हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। तो भ्रूणकोश भी यहां पे द्विगुणित हो गया। अब देखिए, यहां से एक नर युग्मक आया था और उसने यहां से अंड कोशिका से संलयन किया और उसने बना लिया युग्मनज, यानी द्विगुणित हो गया। पर दूसरा वाला जो नर युग्मक था वो अंदर आके ये 2 केंद्रकों से संलयित हो गया। तो 2 केंद्रक ये वाले और ये एक नर युग्मक का केंद्रक, टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 केंद्रक ने संलयित होकर मिलकर इन्होंने भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण किया। तो भ्रूणपोष क्या हो गया? त्रिगुणित हो गया। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म त्रिगुणित हो गया। पर बेटा एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, मैंने जब भ्रूणपोष बताया था उस वक्त भी ये पॉइंट बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, पर जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनका जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है। ये भ्रूणपोष किसका? जिम्नोस्पर्म का, मतलब अनावृत बीजी पादप। ठीक है, तो ये अपन ने मेन तो लिख लिया है पूरा। और एक चीज और, एक होता है प्रोटीन आवरण। प्रोटीन की एक परत होती है जिसे अपन एल्यूरॉन परत कहते हैं। ये एल्यूरॉन परत जो होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है, जो अपन ने बीज वाले पार्ट में पढ़ी थी, ये भी त्रिगुणित होती है। तो अगर आपने ये सारी चीजें आपने ध्यान कर ली कि कौन सा अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, तो आपको इसके काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं तो वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये आपको प्लॉइडी आपको ध्यान रखनी है और इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन अभी बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन चैप्टर के आखिरी में डिस्कस करेंगे जो थोड़े से अलग हटके होंगे। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब अपन इसमें 2-3 क्वेश्चन करते हैं। थोड़े से इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इजी से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपन टफ पे जाएंगे, पर अभी फिलहाल इजी, और फिर चैप्टर के आखिरी में कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन। तो अभी आपको जो मैंने प्लॉइडी बताई है वो आपको ध्यान रखनी है और इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि पादप की मूल कोशिका में चौबीस गुणसूत्र है तो उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे दिया हुआ है, देखिए आपको जो दिया हुआ है वो आप ध्यान रखिए और जिसमें निकालना है ये ध्यान रखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। मूल कोशिका मतलब क्या हो गया? 2n द्विगुणित हो गई, डिप्लॉयड हो गई, और इसमें कितने गुणसूत्र दिए हुए हैं? 24।
ठीक है, 24 दिए हुए हैं। और हमको निकालना किसके लिए है? भ्रूणपोष के लिए। और भ्रूणपोष हमको पता है त्रिगुणित होता है। सामान्यतः एंजियोस्पर्म ही ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अपन भ्रूणपोष जो एंजियोस्पर्म का है वो त्रिगुणित। मतलब हमको यहाँ पे अगर हमें n का मान पता चल जाए, n की वैल्यू पता चल जाए, तो हम उसमें 3 से गुणा करके भ्रूणपोष में गुणसूत्र निकाल लेंगे। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 2n बराबर 24। यहां से 2 नीचे चला जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर हो गया 24/2। तो n का मान आ गया 12, यानी अगुणित अवस्था में इसमें 12 गुणसूत्र होंगे। और इसका जो भ्रूणपोष है, और भ्रूणपोष में अब कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? यहां से n का मान हमने जो निकाला है वो हम यहां रख देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 36 गुणसूत्र यहां पे भ्रूणपोष कोशिका में उसकी पाए जाएंगे। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि पादप के बीजांडकाय में 38 गुणसूत्र हैं, तो उस पादप के परागकण में कितने गुणसूत्र होंगे? ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है किसमें दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है किसमें निकालना है। तो यहां पे दिया हुआ है किसमें? बीजांडकाय में। कितने गुणसूत्र हैं? 38। अब आप याद करोगे बीजांडकाय की प्लॉइडी क्या होती है। यहां पे हमें निकालना किसके लिए है? उस पादप के परागकण में, मतलब परागकण में गुणसूत्र निकालने। तो सबसे पहले आप बीजांडकाय की प्लॉइडी ध्यान करो। बीजांडकाय जो होता है वो होता है द्विगुणित। और यहां पे कितने गुणसूत्र हैं? 38। अब इस अवस्था में अगर हम यहां पे 2n बराबर 38 लिखते हैं, तो यहां n का मान आ जाएगा, यहां 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 38/2। तो n बराबर आ गया 19। ठीक है, अब हमें निकालना किसमें था? परागकण में। परागकण जो होता है ये अगुणित होता है। अभी हमने n का मान निकाला, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी परागकण में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 19। तो इस तरह से आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा उसमें मैं चेंज करके आपको कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि साइकस पादप की मूल कोशिकाओं में कुछ भी मैं ले रहा हूं, मतलब ऑप्शन एक फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इसको यहां पे एक काम कर रहा हूं, साइकस ना लिख के यहां पे लिख रहा हूं यदि अनावृत बीजी पादप में, अनावृत बीजी पादप में, पादप की मूल कोशिका में मान लीजिए 42 गुणसूत्र हैं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 42 गुणसूत्र हैं। ठीक है, यहां पे कोई नाम आ सकता है और नाम के अकॉर्डिंग यहां पे आपको गुणसूत्र की संख्या दी जा सकती है। मैं पूरी एक कैटेगरी को लेकर समझा रहा हूं, फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर अंदर कुछ भी आएगा आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अनावृत पादप की मूल कोशिका में 42 गुणसूत्र हैं, तो इसके भ्रूणपोष में कितने होंगे, में कितने गुणसूत्र होंगे? ठीक है, अनावृत
अनावृत बीजीय पादप है उसमें किसमें, मूल कोशिका में 42 गुणसूत्र। तो मूल कोशिका में ध्यान है क्या होता है, डिप्लॉइड होती है। कितना हो गया यहाँ पे, 2n हो गया। कितने गुणसूत्र दिए हुए हैं, 42। तो यहां पे हम n का मान निकाल सकते हैं, तो 2n बराबर होगा 42, तो n का मान आ जाएगा, 2 को नीचे ले गए तो ये हो जाएगा 21, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना किसमें है, भ्रूणपोष में निकालना है। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बता सकते हैं आप कितनी प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की, याद है आपको, ये होती है n। n क्यों, क्योंकि यहां पे जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है, ये जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है, अनावृत बीजी पादप दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा, 3n मत लिखिएगा। अगर वहां पे आवृत बीजी पादप होता, अगर वहां पे एंजियोस्पर्म होता तो अपन 3n लिखते ना, पर यहां पे तो n आएगा, तो n यहां पे कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, हमने यहां n का मान निकाल लिया है, मतलब यहां पे गुणसूत्र हो जाएंगे 21। मतलब ये वाले मैंने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि जिसमें आपको सीधा सीधा आंसर आएगा। क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं। ये है कि आपको प्लॉइडी सबकी ध्यान होनी चाहिए ताकि आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। किसी एक को ध्यान में रख के किसी दूसरे को अपन को कैलकुलेट करना है, तो अभी हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो ये अभी हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए हैं और थोड़े से टफ क्वेश्चंस में जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब कराऊंगा। ये क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।